नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, ये जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है, इसे बहुलवाद या बहुसमुदायवाद भी कहते हैं। संप्रभुता के जो अद्वैतवादी सिद्धांत थे, जिसके समर्थक बोदा ने प्रतिपादन किया, हॉब्स, हीगेल, ऑस्टिन इत्यादि विचारकों ने अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन किया, जिसका तात्पर्य यह था कि राज्य में एक ही संप्रभुता शक्ति होगी जो स्थायी, असीमित, निरंकुश, अविभाज्य होगी और सभी उसके अधीन होंगे। वह किसी के आदेश का पालन नहीं करेगी, उसके आदेश का पालन सभी करेंगे। यानी अगर देखें तो राज्य के संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत राज्य को एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संस्था बना देता है, यानी वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समुदाय हो जाता है। बहुलवादियों का क्या मानना है? बहुलवादियों का मानना है कि मानवीय जीवन के बहुत सारे पक्ष हैं, विविध पक्ष हैं, और मानव केवल राज्य के नामक समुदाय का ही सदस्य नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम आवश्यकताएं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो तमाम संगठनों से जुड़ता है। धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, तमाम समुदायों का वह सदस्य रहता है। इसलिए चूंकि मानवीय जीवन के विविध पक्ष हैं, तो बहुलवादियों का मानना है कि इन सभी पक्षों से संबंधित समुदाय हैं और उन सभी समुदायों में एकमात्र समुदाय राज्य की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर देना उचित नहीं है। उन्होंने तर्क भी दिया। बहुत कुछ विचारक हैं बहुलवादी विचारक, जैसे गियर्स, मेडलैंड्स, फिगिस, डिग्विट, क्रैब, बंकर, लिंडले, मिस फॉलेट, बार्कर, कोल, GDH कोल और लास्की इत्यादि तमाम विचारक रहे हैं। उन्होंने तर्क दिए कि आखिर बहुलवादी सिद्धांत क्यों, इसे बहुसमुदायवाद कहते हैं, यानी एक समुदाय की जगह बहुत सारे समुदायों में यह सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना चाहते हैं। उन्होंने तर्क दिया, कहा कि समाज की वर्तमान स्थिति और राज्य के आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि जो समाज की वर्तमान स्थिति और प्रकृति है, इसमें मानवीय जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं, और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अलग अलग संगठनों से जुड़ता है, अलग अलग संगठनों का सदस्य होता है। सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक समुदाय हैं, और मनुष्य का बहुमुखी विकास इन्हीं समुदायों के माध्यम से हो रहा है। इस मानवीय जीवन के विविध पक्ष से संबंधित अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष से संबंधित है, जिसे हम राज्य कहते हैं। अब एक समुदाय राज्य का हस्तक्षेप मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न समुदायों में हो, हस्तक्षेप ही ना हो बल्कि नियंत्रण हो, यह उचित नहीं है। इसलिए बहुलवादी राज्य की सत्ता का विकेंद्रीकरण कर अन्य समुदायों में भी बांट देते हैं। नाम भी है बहुसमुदायवाद, एक समुदाय नहीं, बहुत सारे समुदाय। एक तर्क और दिया कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर प्राचीन यूनान को देखें तो अरस्तु, प्लेटो के समय एथेंस, स्पार्टा थे। भले ही अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च संस्था मान लिया, लेकिन एक बात स्वीकार की कि राज्य परंपरा और नैतिकताओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी राज्य उन परंपराओं और नैतिकताओं को मानने के लिए विवश है।
तो भले ही राज्य के सर्वोच्चता का सिद्धांत उन्होंने दे दिया, लेकिन इस बात को स्वीकार किया कि अन्य समुदाय भी हैं जिनके पास होना चाहिए अपनी स्वायत्तता। ऐसे अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन को देखें प्राचीन, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक सत्ता थी। राजा के आदेश की अवहेलना धार्मिक आधार पे कोई भी कर सकता था, यानी राजा भी धार्मिक आधार पे बैठा हुआ है। धर्म, समाज, परंपराएं, प्रथाएं, ये सब एक विशिष्ट राजनीतिक आधार तैयार करती थी, यानी राजा धर्म से ऊपर नहीं था। इसके अलावा अगर मध्ययुग की चर्चा करें तो आप देखेंगे कि मध्ययुग में धर्म की सत्ता और अर्थ की सत्ता अलग अलग थी, और धर्म की सत्ता का वर्चस्व राज्य की सत्ता। अगर देखा जाए ऐतिहासिक परिदृश्य से, तो इन लोगों ने कहा, बहुलवादियों ने, कि वास्तव में राज्य की सत्ता सर्वोच्च नहीं बल्कि अन्य समुदायों में इस शक्ति का विभाजन, विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा तर्क दिया व्यक्ति के विकास के आधार पे। देखिए, इन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो राज्य का जो अद्वैतवादी संप्रभुता सिद्धांत है वो मानवीय जीवन पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लेता है कि व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उनका मानना है कि कहीं न कहीं एक समुदाय के साथ अन्य समुदायों को भी, यानी राज्य के साथ अन्य समुदायों को भी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और लोकतंत्र का यही आधार भी है। लोकतंत्र वास्तव में लोकतांत्रिक शासन विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। जो लोकतांत्रिक शासन है वह विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता का मूल केंद्र जनता होता है और नीचे से ऊपर तक शासन सत्ता जाती है। तो इन लोगों ने इस लोकतांत्रिकरण के आधार पर, कानून के स्वरूप के आधार पे, ऑस्टिनिकालाइज कमांड ऑफ ऑर्डर, संप्रभु शक्ति का आदेश ही कानून है। लेकिन केवल संप्रभु शक्ति का आदेश कानून नहीं होता, धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं से भी कानून आता है। इसलिए बहुलवादियों का मानना है कि राज्य कानून जो है वो राज्य से उच्च और श्रेष्ठ है और स्वतंत्र भी है। इसलिए इन्होंने अपना बहुलवादी सिद्धांत दिया। अब हम बहुलवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत, इनकी चर्चा करेंगे। यहां से आपको बहुलवाद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत में पहला सिद्धांत कहता है बहुलवाद कि राज्य केवल एक समुदाय है। देखिए, इनका मानना है कि राज्य समुदायों में सर्वोच्च समुदाय नहीं बल्कि अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। मानवीय जीवन के विविध पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष हैं मानवीय जीवन के, और मनुष्य अपने विविध पक्षों से संबंधित समस्याओं के लिए उन संगठनों से जुड़ता है, जैसे सामाजिक संगठन से जुड़ा, आर्थिक संगठन से जुड़ा, धार्मिक संगठन से जुड़ा। उसी प्रकार राजनीतिक संगठन राज्य से भी जुड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य उन समुदायों में सबसे सर्वोच्च हो जाएगा, सबकी स्वायत्तता नष्ट कर देगा, सबके ऊपर स्थापित हो जाएगा। इनका मानना है कि इतना ही नहीं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं जो राज्य से भी ऊपर हो जाते हैं। धार्मिक समुदाय, और मध्ययुग की ही बात न करें, वर्तमान समय में भी धर्म राज्य से ऊपर दिखाई दे रहा है। व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है लेकिन अपने धर्म को त्याग नहीं सकता, और धर्म की वर्चस्वता कहीं ना कहीं आज राज्य का आधार बनी हुई है। राजनीतिक सत्ताएं बहुत जगह पे धर्म के नाम पर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक संगठन मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्थिक संगठन, आप बताइए, अगर राज्य कल को कह दे कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपकी सारी प्रॉपर्टी जितना बैंक में है वो सब हम ले लेंगे, क्या आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। वो कहा जाता है, कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। तो अर्थ एक ऐसा समुदाय है जो राज्य को भी प्रभावित कर रहा है
और मानवीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। तो इस तरह उनका मानना था। उन्होंने कहा कि राज्य केवल एक समुदाय है, अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, सर्वोच्च समुदाय नहीं। दूसरी चीज, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों का क्या मानना है? जैसे यहां राज्य के संबंध में आदर्शवादी कहते हैं राज्य सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च सत्ता है। इन्होंने कहा नहीं, राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, सर्वोच्च सत्ता नहीं। वैसे ही यहां बहुलवादी कहते हैं, आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य और समाज एक है, जबकि बहुलवादी इसका विरोध करते हैं। उनका मानना था कि राज्य और समाज अलग अलग है। समाज एक बड़ी इकाई है जिसमें से एक अंग है राज्य। बिना समाज के हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो यहां बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। कहते हैं ये जो समाज है वो इस राज्य से भी बड़ी संस्था है, बड़ा है, और उसी समाज का एक अंग है राज्य। तो यहां दूसरा सिद्धांत था कि बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर। तीसरी चीज, बहुलवादी नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुलवादी राज्य को चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि एक राजनीतिक संगठन में राज्य के रूप में राज्य रहे, लेकिन उसकी सत्ता नियंत्रित रहे। अब ऐसा नहीं कि राज्य सर्वोच्च संस्था बन गया, मानवीय जीवन के सभी पहलू पर हस्तक्षेप कर रहा है। उनका मानना था कि राज्य होगा, लेकिन उसकी राज्य सत्ता नियंत्रित होगी। कैसे नियंत्रित होगी? व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं से नियंत्रित होगी, व्यक्ति की सामाजिक मान्यताओं से नियंत्रित होगी, व्यक्ति के प्रथाओं परंपराओं से नियंत्रित होगी, व्यक्ति के अपनी निजी संपत्ति से नियंत्रित होगी। राज्य को यह अधिकार नहीं कि व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप करे, व्यक्ति के समाज में हस्तक्षेप करे, व्यक्ति की प्रथाओं परंपराओं में हस्तक्षेप करे। इसलिए बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य की नियंत्रित राज्य सत्ता हो, असीमित राज्य सत्ता न हो। जैसा कि बोधा और ऑस्टिन ने कहा कि एक असीमित राज्य सत्ता जिसमें कोई सीमा न हो, जिसमें कोई नियंत्रण न हो, जो अपृथकरणीय हो, अविभाजनीय हो, अस्थायी हो, निरंकुश हो। इन सब की आलोचना करते हुए इन्होंने यह अपना सिद्धांत दिया। चौथा, कानून को राज्य से स्वतंत्र व उच्च मानते हैं। बहुलवादियों का मानना है कि कानून जो है वो राज्य से स्वतंत्र भी है और उच्च भी है। क्रैब ने, बहुत फ्रांसीसी विचारक थे, उन्होंने इसकी बहुत विशद विवेचना की है। ऑस्टिन ने कहा, लॉ इज कमांडर ऑफ ऑर्डर, संप्रभु शक्ति का आदेश ही कानून है। लेकिन इनका मानना है कि बिना कानून के किसी संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती, राज्य तो दूर है। किसी भी संगठन के बिना कानून की कल्पना नहीं की जा सकती। और कानून का केवल और केवल स्रोत राज्य की आज्ञा नहीं होता। प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, मनुष्य की सामाजिक, स्वाभाविक सामाजिक आवश्यकताएं, ये सब कानून के स्रोत होते हैं। और वास्तव में इसी कानून के माध्यम से राज्य स्थापित होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी कानून के माध्यम से राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। बिना कानून के, क्रैब ने कहा कि बिना कानून के राज्य एक निरी कल्पना है, केवल कल्पना है। बिना कानून के हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगली चीज बताई, पांचवा, विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है बहुलवाद। नाम ही है बहुसमुदायवाद। इसका मानना है कि मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े समुदायों में सत्ता को बांट देना चाहिए, विकेंद्रीकृत कर देना चाहिए। क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता अनियंत्रित सत्ता हो जाती है और वह अत्याचार का कारण बन जाती है, अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए शक्तियों को बांट देना चाहिए। और अगर आज देखें आप तो वर्तमान संघात्मक राज्यों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर शक्तियां एक जगह रहेंगी, जैसे आप मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज देखिए। स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, नियंत्रण और संतुलन, शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया। उनका क्या मानना था कि अगर शासन की तीनों शक्तियां एक जगह केंद्रित रहेंगी
नियम बनाने वाला वही, नियम लागू करने वाला वही, न्याय देने वाला वही, तो फिर वहां अत्याचार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका तीनों को पृथक करने की बात की। इसी प्रकार जो बहुलवादी हैं वो चाहते हैं कि समाज के विभिन्न समुदायों में शक्तियों को बांट दिया जाए, विकेंद्रीकृत कर दिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं, केंद्रीकरण में नहीं। अगला लक्षण या विशेषता थी कि राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं। बहुलवादी जो है वो राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। ऐसा बहुलवादियों के विचारों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अराजकतावादी और साम्यवादी हो गए, कि जो राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुलवादी राज्य को समाप्त नहीं करते, समाज के अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय के रूप में स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि जैसे सामाजिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, धार्मिक समुदाय है, उसी प्रकार एक राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य भी है। वो राज्य को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वो एक चीज और, एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि राज्य को समाप्त करना नहीं चाहते, राज्य की आवश्यकता पर बल देते हैं। और एक चीज और कहते हैं कि जब विभिन्न सामाजिक संगठनों में आपस में संघर्ष हो तो राज्य की भूमिका बढ़ जाती है और राज्य इन संगठनों में आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यानी अगर आप देखें तो अराजकतावादी और साम्यवादियों की तरह बहुलवादी राज्य की सत्ता के विरोधी नहीं है, वो उसको समाप्त करना नहीं चाहते। राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है, वो राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं, उसको समाप्त करना नहीं चाहते, बस वो राज्य सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं, सीमाओं में रखना चाहते हैं, उसका विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। अगला पॉइंट था कि बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। देखिए, जनतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है कि अंतिम शक्ति जनता के पास होती है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतंत्र में नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र जाता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय समस्याएं भी हैं। अब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, देश का एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति क्या स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकता है? प्रधानमंत्री जी हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में होने वाले कचरे, कूड़े और विभिन्न छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए एक स्थानीय गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है ताकि एक जगह शक्तियां इकट्ठी न हो। अगर एक जगह शक्तियां इकट्ठी होंगी तो निश्चित रूप से अत्याचार होगा, व्यक्ति के अधिकार मारे जाएंगे। इसलिए यह जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा है वह एक लोकतांत्रिक अवधारणा है। अब अंतिम कहा गया कि बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास रखते। देखिए, जीडीएच कोल इसके प्रवक्ता थे, बहुलवादी भी थे और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यह किसी भी संदर्भ में उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदेश एक क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, लेकिन वास्तव में समाज का जो बंटवारा है वो व्यवसायों के आधार पर है। इसलिए उनका मानना था कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक क्षेत्र में कोई आदमी विधायक हो गया, वो वकील है, उस क्षेत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उस क्षेत्र में किसान भी रह रहा है, उस क्षेत्र में मजदूर भी रह रहा है, उस क्षेत्र में व्यापारी भी रह रहा है, उस क्षेत्र में अध्यापक भी रह रहा है। अब कहा जाता है कि एक कृषक की समस्या को उससे 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कृषक समझ सकता है, लेकिन उसके बगल का वकील या अध्यापक उसकी समस्या को नहीं समझ सकता। इसलिए बहुलवाद इस बात पर फोकस करता है, इस बात पर बल देता है कि वास्तव में प्रतिनिधित्व का आधार व्यवसायिक होना चाहिए। अन्य अलग अलग व्यवसाय के आधार पर जो जनता के प्रतिनिधित्व की संस्था हो उसको, उसमें प्रतिनिधित्व व्यवसायों के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। ये बहुलवाद के कुछ सिद्धांत थे। अब इसकी आलोचना कर ली जाए, क्योंकि बहुलवाद क्या कहता है? सीधा सीधा सिंपल कि बहुलवाद नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करता है, अद्वैतवादी संप्रभु शक्ति की आलोचना करता है, कहता है कि नहीं, राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च समुदाय नहीं बल्कि अन्य समुदायों की तरह एक बराबर समुदाय।
इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। सारी शक्ति, निरंकुश शक्ति राज्य को नहीं देनी चाहिए। लेकिन यह बहुलवादी विचारधारा की आलोचना भी की गई। इसके आलोचकों ने तर्क दिए। पहला तर्क दिया कि बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष ही अराजकता हो जाएगी। मान लीजिए, कल्पना कीजिए बहुलवाद लागू हो गया, तो क्या होगा? संघर्ष होगा आपस में। एक सत्ता चाहिए जो नियंत्रण स्थापित करे, और जो नियंत्रण स्थापित कर रही है अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो फिर क्या उसके नियंत्रण को कोई मानेगा? जैसे मान लीजिए मेरे घर में झगड़ा हुआ, अब मेरी बात अगर घर के छोटे सदस्य नहीं मानेंगे तो फिर क्या मैं उस झगड़े का समाधान कर पाऊंगा? मैं तभी कर सकता हूं जब मेरी बात का प्रभाव, मेरे पास शक्ति हो कि उन दोनों को नियंत्रित कर सकूं। तो अगर बहुलवाद को स्वीकार कर लिया जाए तो अराजकता फैल जाएगी। हर समुदाय अपनी तरफ खींचेगा, समाज अपनी बात करेगा, अर्थ अपनी बात करेगा, धर्म अपनी बात करेगा, और आपस में जब क्लैश होंगे तो उस क्लैश के समाधान के लिए अगर कोई संस्था होगी, अगर उस संस्था के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी तो फिर वह संस्था किस आधार पर उस क्लैश को, उस झगड़े का समाधान कर पाएगी, कैसे नियंत्रित कर पाएगी? इसलिए कहा जाता है कि अगर बहुलवाद को स्वीकार कर लिया गया तो ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी आलोचना की गई कि बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। बहुलवाद भ्रम का शिकार है, और इसी आधार पर कहा गया कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय नहीं है। यह भ्रम हो गया बहुलवाद को कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। देखिए, राज्य का प्रमुख दायित्व क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपके जान माल संपत्ति की रक्षा करना। और अगर अन्य समुदायों की तरह उसको एक समुदाय बना दिया जाए तो यह भ्रामक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के पास अगर शक्ति नहीं होगी तो फिर वो आपके जान माल संपत्ति की रक्षा कैसे करेगा? अगर अन्य समुदायों के बराबर होगा तो फिर वो जान माल संपत्ति की रक्षा कैसे करेगा? उसको शक्ति चाहिए। अगर शक्ति होगी तो ही वह समाज में संतुलन स्थापित कर सकता है, शांति और व्यवस्था स्थापित कर सकता है। इसलिए उसकी आलोचना करते हुए कहा गया कि यह कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है, कि इसकी विचारधारा है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह समुदाय है। अगर अन्य समुदायों की तरह एक सामान्य समुदाय बना दिया जाए राज्य को, तो फिर राज्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए राज्य निश्चित रूप से अन्य समुदायों की तरह समान समुदाय नहीं, बल्कि उससे सर्वोच्च समुदाय। क्यों? क्योंकि अन्य समुदायों से उसकी प्रकृति अलग है। क्या अलग प्रकृति है? उसका मुख्य उद्देश्य शांति सुव्यवस्था स्थापित करना, आपके जान माल संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा का दायित्व है उसके ऊपर। और बिना शक्ति के क्या सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमको लगा दिया जाए कि घर के मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, न मुझे लाठी दी जाए, न बंदूक दी जाए, 4 चोर आए, 2 थप्पड़ मारे, गिरा दें, बेहोश कर दें और सारा सामान लूट के चले जाएं। तो सिक्योरिटी करने वाले के पास शक्ति होनी चाहिए, वेपन्स होने चाहिए, नहीं तो रक्षा नहीं कर पाएगा। बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, उनके पास हथियार ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या वो हमारी रक्षा कर पाएंगे? सारे दुश्मन सीमा के अंदर घुस जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना करते हुए राज्य को सर्वोच्च समुदाय बताया गया। एक और आलोचना की गई कि जो बहुलवादी थे वो काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, अगर बोधा को देखें, ऑस्टिन को देखें, हाब्स को देखें, तो इन तीनों ने ही संप्रभु शक्ति पर नियंत्रण लगाया। बोधा ने बताया कि कैसे नियंत्रण होगा, हाब्स ने बताया। हाब्स ने कहा कि जो लेवियाथन उसका अनियंत्रित संप्रभु था, अगर वह व्यक्ति के जीवन पर बनाती है तो उसका विरोध कर सकता है, उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। बोधा की अगर संप्रभुता को देखें तो बोधा ने कहा कि प्राकृतिक कानून से संप्रभु सीमित है, व्यक्ति की प्रथाओं परंपराओं से सीमित है, व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं से सीमित है, पारिवारिक जीवन से सीमित है, किसी के परिवार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति से सीमित है राज्य। तो जिस शत्रु पर आक्रमण बहुलवाद कर रहा था, जिस अनियंत्रित सत्ता पर,
वह अनियंत्रित सत्ता तो पहले से ऑलरेडी सीमित है। किसी राज्य की हैसियत है क्या कि किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचा दे, व्यक्तिगत संपत्ति पर इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर दे कि व्यक्ति रोड पे चला आए। समाज की प्रथाओं परंपराओं को राज्य नकार नहीं सकता, राज्य उससे सीमित है। इसलिए कहा जाता है कि बहुलवादी कल्पनावादी अद्वैतवादी सत्य पर आक्रमण कर रहे थे। अगली आलोचना की गई कि बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा है, आपस में ही अंतर्विरोध है। एक तरफ बहुलवाद कहता है कि हम राज्य को नकारते नहीं, यहां दिया है कि राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है, हम राज्य को नकारते नहीं, राज्य होगा अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय, और अगर अन्य समुदायों में क्लैश होगा, संघर्ष होगा, तो राज्य की भूमिका होगी कि उस संघर्ष को समाप्त कर समन्वय स्थापित करें। तो एक तरफ बहुलवाद राज्य सत्ता को नियंत्रित करना चाहता है और दूसरी तरफ उसको नियंत्रण की शक्ति भी दे रहा है। भाई, दो समुदाय आपस में झगड़ रहे हैं और राज्य का काम है कि उसका समाधान करे, उसमें समन्वय स्थापित करे। क्या बिना शक्ति के समन्वय स्थापित कर लेगा? अगर मेरे पास शक्ति ना हो, मेरे पास पावर ना हो, तो क्या मेरे घर के सदस्य मेरे आदेश का पालन करेंगे? अगर राज्य के पास शक्ति ही ना हो तो वो समुदाय क्यों राज्य के आदेश का पालन करेंगे? तो बहुलवाद एक तरफ राज्य सत्ता को नियंत्रित भी करना चाहता है और दूसरी तरफ समाज के क्लैश को रोकने के लिए, समाज के संघर्ष को रोकने के लिए, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए दूसरी तरफ राज्य को एक भूमिका भी दे देता है। वो कहा जाता है ना भोजपुरी में, गइयो हां भैंसियो हां। कैसे होगा? बिना शक्ति के मैं नियंत्रण कैसे स्थापित कर पाऊंगा? राज्य कैसे नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे? इसलिए बहुलवाद की आलोचना की गई। देखिए, बहुलवादी कहते हैं कि लोकतंत्र होगा, व्यक्ति को अत्यधिक स्वतंत्रता होगी, अन्य समुदायों के साथ जुड़ा रहेगा। इसको भी लेकर आलोचना की गई कि बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी, नहीं रह पाएगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण है कि राज्य का काम क्या है? राज्य का काम आपके अधिकारों की रक्षा करना है, देखना है कि किसी ने आपके अधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया। अगर आप देखें आर्टिकल 32 संविधान, भारतीय संविधान का क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी संगठन ने या राज्य ने व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और वो रिट जारी करता है। तो राज्य का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अब क्या होगा अगर सभी समुदाय बराबर कर दी जाए? वो कहेगा कि हम इधर जा रहे हैं, वो कहेगा हम इधर जा रहे हैं, वो कहेगा हम इधर जा रहे हैं। पता चला क्लैश हुआ, एक संगठन ने दूसरे संगठन के अधिकारों की अवहेलना कर दी, तो फिर कैसे नियंत्रण स्थापित होगा? और क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाएगी? और ध्यान दीजिएगा, राज्य हमारी मानवीय चेतना का परिणाम है। ग्रीन ने कहा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड लिबर्टी, लिबर्टी कॉल्ड्स राइट एंड राइट्स कॉल्ड्स स्टेट। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आया। यानी बिना राज्य के व्यक्ति अपने स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा जो ताकतवर होगा आपकी स्वतंत्रता की अवहेलना कर देगा। तो राज्य का काम आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये जो फिगर बनाया जा रहा है कि राज्य आपके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वास्तव में वो हस्तक्षेप नहीं है, वो नियंत्रण किस लिए है? कोई भी स्वतंत्रता अगर अनियंत्रित हो जाएगी तो स्वच्छंदता में बदल जाएगी। तो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपके स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाता है राज्य। इसलिए कहा जाता है कि बहुलवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसकी आलोचना की गई। अंतिम आलोचना की गई कि राज्य संघों का संघ, संघों की तरह एक संघ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि राज्य अन्य संघों की तरह एक संघ है। नहीं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य अन्य संगठनों से क्यों सर्वोच्च है। इसलिए सर्वोच्च है कि जो दायित्व, अगर देखें आप अरस्तु को, जो दायित्व राज्य के पास है वो दायित्व किसी के पास नहीं। वो बहुलवादी अंततः स्वीकार करते हैं इसको कि राज्य
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, आपको सुरक्षा सिक्योरिटी उत्पन्न प्रोड्यूस कराता है, आपको सुरक्षा देता है। तो सुरक्षा देने वाला कहा जाता है मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। और राज्य का काम यही है कि आपके जान माल संपत्ति की रक्षा, आपके अधिकारों की रक्षा, आपकी सुव्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो फिर राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय कैसे हो सकता है? और अगर देखें तो जिस बहुलवादियों ने जिस समाज की कल्पना की कि समाज में मनुष्य बहुआयामी है, मनुष्य के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कार्य हैं, समाज बहुमुखी है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय बने हैं, उसी तरह एक समुदाय राज्य है। अगर इसको मान लिया जाए तो क्या स्थिति होगी? आपस में क्लैश हो जाएगी। वास्तव में राज्य अन्य समुदायों से अलग प्रकृति रखता है, अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय नहीं है, वह एक अलग कैरेक्टर रखता है राज्य। और इस वर्तमान समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं जो राजनीतिक ना हो। अगर आप देखें वर्तमान समय में, तो अगर आर्थिक समस्या है तो आप राज्य के पास जाते हैं, धार्मिक क्लेश हो गया, धार्मिक संघर्ष हो गया तो राज्य नियंत्रण स्थापित करता है, सामाजिक क्लेश हो गया तो राज्य नियंत्रण स्थापित करता है। तो कौन सा ऐसा पहलू है जो राजनीति से छूटा हुआ है? वो कहा जाता है ना कि जाइए आप कहां जाएंगे फिर लौट के यहीं आएंगे। एवरीथिंग इज entangled टू पॉलिटिक्स एंड एवरी मैन आर पॉलिटिशियंस। इस समाज में सब कुछ राजनीति से अंततः जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी समस्या नहीं, नॉट ए सिंगल वन, कोई ऐसी समस्या नहीं जो राजनीतिक ना हो अंततः। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व तो राज्य का सिक्योरिटी देना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति और सुव्यवस्था स्थापित करनी है। इसलिए राज्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए बहुलवादियों की आलोचना की गई। ठीक है, आलोचना तो हो गई, लेकिन देखिए वो एक लाइन है ना कि कोई भी चीज कितनी ही आलोचना कर ली जाए लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होता है। बिना महत्व के हम भी नहीं पढ़ रहे उसको। अगर हम बहुलवाद को पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो महत्व है। देखिए, भले ही बहुलवाद आलोचना का पात्र हुआ और बहुलवाद को स्वीकार भी नहीं किया गया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य ने जो अन्य समुदायों में अनावश्यक हस्तक्षेप या नियंत्रण कर रहा था उस पर थोड़ा नियंत्रण हुआ। राज्य को यह एहसास हुआ कि हमारी सत्ता अनियंत्रित नहीं है, असीमित नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सत्ता पर समाज के दायित्वों का नियंत्रण है। तो बहुलवाद की चाहे कितनी ही आलोचना कर ली जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य को यह बात समझाने में वह सफल रहा कि राज्य सत्ता को भी अपने समाज के अन्य समुदायों के स्वायत्तता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये था बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत, उसकी आलोचना और उसका महत्व। अब आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके और इसका लाभ उन्हें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।